ऐसा है ये इश्क। इश्क क्या है? लखनऊ नवाबों की नगरी है मियाँ। यहाँ के जर्रे जर्रे में तहजीब और नजाकत बसी हुई है। यहाँ की तहजीब के किस्से इतने सुनाए जाते हैं तो सोचिए जनाब, तहजीब और नजाकत के इस खूबसूरत शहर में इश्क कितने किस्से सुनाए जाते होंगे। इश्क की कितनी ही कहानियों ने इन शहर में रूहानियत को जिया होगा। कितने के किस्सों ने इस शहर की फिजाओं को अपने प्रेम की महक से महकाया होगा। जहाँ के तो इश्क में भी तहजीब और नजाकत की झलक ही देखने को मिलती है। तो इश्क जो हमें इस दुनिया से उस दुनिया में ले जाता है जिसे लोग अक्सर जन्नत कहते हैं, वो इश्क जो इस कमज़ोर और हारे हुए इंसान को सिला से भी अधिक मजबूत बना देता है। ऐसा हमारा लखनऊ, तभी तो हर लखनऊ वासी शान से कहता है, मुस्कुराइए आप लखनऊ में आए हैं। ट्रेन में सफ़र करते करते मिस्टर खन्ना ने अपने साथ ही सफ़र कर रहे एक सज्जन रवि मिश्रा से कहा, जो उसने लखनऊ के बारे में पूछ रहा था। रविंद्र जी शिक्षा विभाग में एक सरकारी मुलाजिम हैं। मिस्टर खन्ना और रविंद्र जी के बीच हो रही बातचीत को उसी रेलगाड़ी में मौजूद कोई भी बड़े ही ध्यान से सुन रहा था। और वो भी उसी ट्रेन में सफ़र पहली बार लखनऊ जा रही एक लड़की, जिसका नाम अर्पिता व्यास, सफ़ेद रंग का फ्रॉक सूट पहनी हुई वह खिड़की वाली सीट पर बैठी दोनों की बातों को सुनकर मुस्कुरा रही है। उनकी बातचीत सुनकर मन में ये जिज्ञासा उठना स्वाभाविक है कि क्या सच में जैसा उन्होंने अभी लखनऊ के बारे में वर्णन किया है वैसा है, या फिर इसमें भिन्न रंग हैं। इस शहर के मौसम के अपने भविष्य की परतों के अनजान अर्पिता मुस्कुराते हुए खिड़की पर अपना सर टिकाती है और इस शहर के ख्यालातों में खो जाती है। कुछ घंटों बाद ट्रेन लखनऊ जंक्शन पर रुकती है। ट्रेन के रुक जाने के कारण खिड़की से हवा झोंके आना बंद हो जाते हैं, जिससे अर्पिता की आंख तो खुल जाती है और ट्रेन की खिड़कियों से झांक कर देखती है तो लखनऊ जंक्शन का बोर्ड उसे दिखाई पड़ता है। आखिर हम लखनऊ पहुंच ही गए, अर्पिता खुद से ही कहती है और मुस्कुरा देती है। अर्पिता अपना सामान उठाती है और इस शहर की तरफ अपना पहला कदम बढ़ाती है। ट्रेन से पहला अपना कदम बाहर रखते ही हवा का झोंका आता है और उसे छूकर गुजर जाता है। जैसे ये झोंका इस शहर ने अर्पिता को स्वागत के लिए भेजा हो। स्टेशन पे खचाखच भरा हुआ अर्पिता भी अपना बैग उठाती है और इस भीड़ में शामिल होकर इस ट्रेन से बाहर आ जाती है। अर्पिता एक ऑटो पकड़ती है और आलमबाग चलने को कहती है। लखनऊ की साफ़ सुथरी सड़कें देखकर उसे बहुत अच्छा लगता है। आज तो मौसी को हम सरप्राइज दे ही देंगे। हमें यहाँ लखनऊ में देख मौसी तो एकदम से चौंक ही जाएगी। इसलिए तो हमने मौसी को हमारे आने के बारे में नहीं बताया। मौसी हमारा एड्रेस हमने माँ से लिया और हम पहुँच गए लखनऊ। सच में यहाँ आकर तो एक अलग सा ही एहसास हो रहा था। यहाँ की हवाएं में जादू सा लगता था और चारों तरफ इतना शोर होने पर भी कितनी शांति सी लग रही है। लगता है ये शहर हमें बहुत रास आने वाला है। अर्पिता मन ही मन में ये सब सोचते हुए बहुत खुश हो रही थी। कुछ ही देर में ऑटो आलम में बताए हुए पते पर जाकर रुकती है। अर्पिता घंटों से ऑटो से बाहर उतरती है और ऑटो से वहाँ चला जाता है और अर्पिता अपनी मौसी के घर के सामने जाकर बेल बजा देती है। घर के सामने अर्पिता की मौसी आकर दरवाज़ा खोलती है और सामने अर्पिता को देखकर चौंकते हुए कहती है, अर्पिता तुम यहाँ? हाँ मौसी, हम यहाँ हो गए हैं। आखिर बस यही रिएक्शन हम आपके चेहरे पर देखना चाहते थे। अर्पिता अपनी मौसी के गले लगते हुए कहा, हाँ अर्पिता बिल्कुल, मैं तो हैरान रह गई
मैं तो कब से यहाँ कह रही थी कि तुमसे कि लखनऊ घूमने आ जाओ, लेकिन तुमने ही नहीं आई। अच्छा किया जो चली आई, मेरा भी अब मन लग रहा है। अरे दरवाजे पर काहे रुकी हो गई हो, आओ अंदर आओ, मौसी ने कहा तो अर्पिता अपना बैग उठाकर अंदर आ जाती है और घर को अच्छे से मेंटेनेंस किया गया होता है। अंदर जाते ही सामने हॉल होता है, उसी से सटे हुए कमरे में और रसोई होती है जो मिलकर अर्धचंद्र आकार बनाते हैं। उस घर में कुल मिलाकर 5 सदस्य होते हैं। मौसी जी, हेमंत जी, मौसी जी, आरव, बीना जी का बेटा किरण, बीना जी की बेटी और उससे बड़ी और घर की मुखिया दया देवी थी। हेमंत की माँ आरव और किरण अपने कॉलेज गए होते हैं। वहाँ हेमंत जी अपने ऑफिस के किसी काम से शहर से बाहर गए हुए हैं। घर पर इस समय बीना जी और दया जी ही होती है। अर्पिता अंदर आकर सोफे पर बैठी हुई दया जी को हाथ जोड़कर नमस्ते करती है। दया जी अपना चश्मा ठीक से करती है और उसे लगाकर सामने देखती है। कौन? अर्पिता? नमस्ते, दया जी ने बड़ी ही मधुर आवाज़ से कहा। जी हाँ दादी जी, माँ, अर्पिता ने बड़ी ही शालीनता से कहा। अच्छा अर्पिता तुम यहाँ बैठो, मैं पानी लाती हूँ, बीना जी मुस्कुराकर कहती है और रसोई में जाते हैं तथा ठंडा पानी लेकर अर्पिता को देती है। थैंक यू मौसी जी, और उनके हाथ में बॉटल सारा पानी पी जाती है। बीना जी वहीं बैठकर अर्पिता और बीना जी कुछ देर तक बातचीत करते हैं। अर्पिता थक चुकी होगी, ऐसा करो किरण के कमरे में जाकर पहले चेंज कर कपड़े, फ्रेश हो जाना, फिर थोड़ा रेस्ट कर लेना, ठीक है? जी मौसी, अर्पिता ने कहा और वहाँ से उठकर कमरे में चली जाती है। अर्पिता के कमरे में जाने के बाद बीना जी दया जी कहती हैं, माँ जी अर्पिता इस शहर में आगे पढ़ने के लिए आई है। अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो क्या ये हमारे साथ ही यहाँ रुक सकती है? वो क्या है ना, अगर किसी आपने के साथ ही रहे तो बच्चे के साथ साथ उसके पेरेंट्स को भी कोई चिंता नहीं होगी रहती। बीना जी की बात सुनकर दया जी कहती हैं, अरे बीना ये भी कोई पूछने वाली बात है, अर्पिता जब तक चाहे तब तक यहाँ रह सकती है। दया जी की बात सुनकर बीना जी दया जी को धन्यवाद कहती हैं और रसोई में चली जाती हैं। धीरे धीरे शाम हो जाती है। आरव किरण दोनों घर आ जाते हैं। अर्पिता को देखकर दोनों बहुत खुश होते हैं और तीनों बैठकर गप्पे मारने लगते हैं। अगले दिन किरण और आरव कॉलेज के लिए तैयार होकर नीचे ड्राइंग पर आ जाते हैं। अर्पिता भी यहाँ नहा धोकर तैयार होकर नीचे आ जाती है। उसने पीले रंग का चिकन की कढ़ाई वाली कुर्ती पहनी हुई है जो उस पर खूब जच रही है। अरे वाह, बहुत सुंदर लग रही हो अर्पिता, बीना जी अर्पिता से कहती है, आओ बैठो तुम भी, हम सब साथ में ही नाश्ता करेंगे। तो सुबह उठने के बाद आधे घंटे में ही कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए होता है, अर्पिता ने थोड़ी तेज आवाज़ में कहा, जिसे सुनकर किरण आरव के साथ बीना को भी हंसी आ जाती है, लेकिन बीना जी अपनी हंसी दबा लेती हैं। कुछ ऐसा ही समझ लो अर्पिता, बीना जी कहती हैं। अच्छा किरण, एक काम करो, तुम आज अर्पिता को अपने साथ कॉलेज ले जाओ, शाम तक तुम्हारे पापा आ जाएंगे, जब मैं उनको अर्पिता की पढ़ाई के भविष्य में आगे बातचीत करूँगी। उसी रिलेटेड कॉलेज में देखना होगा, तुम्हारे पिता से इस बात पर डिस्कशन कर कल उसका भी दाखिला करा किसी ही अच्छे कॉलेज में करा देंगे। हम अपना बैग लेकर आते हैं, तुम एक काम करना, हमें लाइब्रेरी में कुछ किताबें इश्यू करा देना और तुम अपना लेक्चर अटेंड कर लेना, अर्पिता ने कहा और अंदर कमरे में अपना बैग उठा लाती है। अब चलें, अर्पिता ने कहा। हाँ लेकिन हमें कैंपस नहीं घूमना था, तुम तो बस अपने कॉलेज की पुस्तकालय ही ले चलो, हमें तो बस किताबों की दुनिया में ही घूमना अच्छा लगता है।
फिर कहते हुए किरण अर्पिता कॉलेज की लाइब्रेरी में चले जाते हैं। किरण, लो आगे हम पुस्तकालय। अर्पिता पुस्तकालय को गौर से देखते हुए, काफ़ी बड़ा कमरा होता है, चारों ओर बस किताबें ही किताबें। अर्पिता यूं गौर से देखता हुआ पाकर किरण उससे धीरे से कहती है, अर्पिता आराम से देखते रहना, पहले तुम अपने पढ़ने की किताबें चुन लो, क्योंकि मुझे लेक्चर अटेंड करने भी जाना है। मेरे पास कार्ड है तो मैं इश्यू करा दूंगी, फिर तुम चाहे यहाँ रीड करो या घर पर। ठीक है, हाँ देख लेते हैं, अर्पिता कहती है और रैक की तरफ बढ़ जाती है और वहाँ से कुछ किताबें चुनती हैं जो हिंदी साहित्य संबंधित होती है और एक किताब चुनती है जो संगीत जगत के रिलेटिव होती है। अर्पिता ने कहा और खाली जगह में बैठ जाती है। जिस जगह अर्पिता बैठी हुई होती है उस जगह पीछे दीवार पर एक फैन लगा हुआ है, जिसकी हवा उसके ऊपर से पड़ रही थी। इस हवा को वजह से उसका दुपट्टा उड़ रहा था और उसका एक सिर उड़कर वहीं वापस ही बैठे एक व्यक्ति के हाथों पर जाकर गिरता है। वो पढ़ने में इतना मगन हो रह जाती है कि उससे इस बात का पता या ध्यान नहीं रहता कि उसका दुपट्टा। एक सधी हुई आवाज़ अर्पिता के कानों पे पड़ती है। वो आवाज़ की तरफ देखती है तो उसके पास ही करीब 23 बरस का एक सांवला सा लड़का बैठा है जो उसकी तरफ देख रहा है। उसके उस लड़के की तरफ देखने पर कहता है, सुनो आपका दुपट्टा। अर्पिता उसकी तरफ देखती है और ना जाने क्या दिखाता है उसे उस चेहरे की तरफ खींचती चली जाती है। सुनिए, कहाँ खोई हैं आप? अर्पिता को अपनी तरफ ही देखकर पाकर उससे दोबारा कहता है, हाँ जी। अर्पिता हड़बड़ाते हुए कहा, आपका दुपट्टा ये मेरे हाथों पर है, प्लीज़ हटाइए इसे। उस लड़के ने बड़ी सहनशीलता से कहा, सॉरी। अर्पिता ने कहा और वो अपना दुपट्टा संभाल लेती है। लड़का मुड़कर वापस से ही अपने कार्य में लग जाता है। अर्पिता ने उसे एक पल को देखती है और वापस से बुक पढ़ने लग जाती है। उसके मन में अभी तक उस कहे हुए शब्दों को गूंज रही है, सुनो आपका दुपट्टा। पढ़ते हुए उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है और वो बार बार फिर उसी तरफ देखती रहती है। उसे तकलीफ से पढ़ना हुआ होता है और खुद उसे देखने लगती है। हाय अर्पिता की आवाज़ से उसका ध्यान टूटता है और वह गार्ड है। वो गार्ड, हम ये क्या कर रहे हैं? अर्पिता खुद से कहती है और नज़रें को फिर सामने देखती है जहाँ किरण के सामने वाली कुर्सी पर बैठी अर्पिता स्माइल करती है। किरण उससे अभी आने को कहती है और अपनी बुक लेकर वहीं लाइब्रेरी में मौजूद एक प्रोफेसर के पास जाकर उसे डाउट क्लियर करने लगती है। उसके पास जो लड़का बैठा होता है वह हाथ में बंधी घड़ी देखता है और फिर खड़ा हो अपनी किताब उठाकर अपने बैग में रख लेता है और जल्दी जल्दी कदम बढ़ाकर वहाँ से चला जाता है। अर्पिता जब उसकी तरफ देखती है तो उसके व्यक्तिगत को देखकर उसके मुख से निकलता है, ओह हाय गॉड, यह अट्रैक्टिव एवं उसकी नजरें दरवाजे तक लड़के के पीछे ही पीछा करती है। आंखों से ओझल होने पर वो वापस अपनी किताब की तरफ ध्यान देने लगती है, लेकिन उसका ध्यान नहीं लगता। उसके जहन में उसके कहे हुए 3 शब्द, सुनो तुम्हारा दुपट्टा, सुनो तुम्हारा दुपट्टा, बार बार लगातार गूंज रहा है। उसकी नज़र वापस उसी जगह पड़ती है जहाँ पर वह बैठा हुआ था। एक मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आ जाती है। ये क्या हो रहा है? हमारा मन नहीं लग रहा है। हम कुछ देर बाहर ही निकल जाते हैं, यहाँ रहोगे तो उलझन में ही रहेंगे। वह सोचते ही अर्पिता खड़ी हो जाती है और उसके खड़े होते ही उसके दुपट्टे से सिर से उलझा हुआ लाइब्रेरी कार्ड गिर जाता है जो उसी लड़के का होता है। अर्पिता उसे उठा लेती है और उस पर लिखा नाम पढ़ती है, प्रशांत मिश्रा। अर्पिता नाम को इस तरह से पढ़ती है जो सीधा उसके हृदय की गहराई में उतरता चला जाता है। इतना प्यारा सा नाम है प्रशांत,
ये अवश्य ही लड़के का होगा। हम देखते हैं उसे, शायद बाहर कहीं हो, तो अगर उसको हम उसे ये लौटा देंगे। कहते हुए अर्पिता उस कार्ड को लेकर बाहर चली जाती है और बाहर आकर चारों ओर देखती है, लेकिन वह प्रशांत कहीं नहीं दिखाता। अर्पिता, प्रशांत जी तो यहाँ कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं, लगता है वो जा चुके हैं। अब इसे हम अपने पास ही रख लेते हैं। दुनिया गोल है, अगर कभी घूमते हुए टकरा गए तब हम उन्हें लौटा देंगे। वैसे इसे लौटाने का दूसरा तरीका भी है, यहाँ लाइब्रेरी में जाकर दे देना, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। कम से कम एक याद तो हम उससे अपने पास रखेंगे। सारी गार्ड बस इतने ही और कार्ड अपने बैग में रख लेती है और फ़ोन निकाल लेती है। अर्पिता, यार तुम यहाँ बाहर क्या कर रही हो? किरण ने लाइब्रेरी से बाहर आते हुए पूछा। अर्पिता, कुछ नहीं यार, वो हम यहाँ के फ़ोन अटेंड करने आए थे। अपना फ़ोन दिखाते हुए अर्पिता किरण से कहा। ओह, अब बात करना लाइब्रेरी में तो अलाउ नहीं है, किरण ने कहा। हम अर्पिता ने खोए हुए कहा। वो किरण कार्ड के बारे में नहीं बताती। अच्छा सुन अर्पिता, मैंने ना क्लास बंद कर दी। अब मैं क्लास में थी, फिर भी मैं मन ही ख्याल आ रहा था कि तुम यहाँ अकेली होगी। निकल आई वहाँ से। अरे यार, इसकी ज़रूरत नहीं थी। वैसे हम तो आराम से बैठकर पढ़ रहे थे, तुम अगर चाहो तो अपना लेक्चर ले सकती है, अर्पिता ने कहा। अरे यार, अब मन नहीं है। चलो हम बाहर चलते हैं। मैं क्या सोच रहे हूँ, चलो मॉल में चलते हैं, घूम कर आते हैं, किरण ने चाहते हुए कहा। चल ठीक है, हम मौसी को फ़ोन कर बता देते हैं, अर्पिता ने अपना फ़ोन निकालते हुए कहा। अरे वो मौसी की चमची क्या कर रही है? मौसी को अगर पता चलेगा तो मैं कॉलेज के लेक्चर के रूम में ना होकर मॉल में घूम रही हूँ, कसम से बहुत डांट पड़ जानी है। तुम्हें कुछ ना बोलो, हम लोग घर पहुँचने के टाइम पर ही घर पहुँच जाएंगे। अरे कैसे बात कर रही हो, हम कहाँ जा रहे हैं? ये तो घर पर किसी ना किसी को पता तो होना ज़रूरी है, अर्पिता ने किरण से कहा। हाँ, मैं भी किससे सर खपा रही हूँ, किरण ने अपना सर पीटते हुए कहा। तू हमेशा वही करना जो तेरे हिसाब से सही है। यार हम मॉल ही जा रहे हैं, किसी जंग पे नहीं, जो इतनी छोटी सी बात बतानी है। ठीक है, अच्छा ठीक है, हम तेरे बारे में मौसी को नहीं बताएंगे, हम ये कहेंगे कि हम मॉल आ गए हैं। ओके, अब कोई बहस नहीं यार, कहते हुए पिता अपना फ़ोन निकाल लेती है और वीना जी को कॉल लगा देती है। कुछ सामान खरीदना है, आपस में ये पूछने के लिए फ़ोन किया। आपको मॉल से कुछ मंगाना हो तो नहीं, हम ले आएंगे, वीना जी ने। नहीं अर्पिता, हमें कुछ नहीं चाहिए, और आप अकेली क्यों जा रही हो? किरण को भी बुला ले जाइए, वो मदद कर देगी आपकी मौसी, अर्पिता ने कहा। रखते हैं, मौसी का अर्पिता को फ़ोन रख देती है। किरण अर्पिता के चेहरे की तरफ देख रही होती है, उसके चेहरे पर टेंशन दिख रहा था। अर्पिता थोड़ा बनते हुए उससे कहती है, मौसी ने कहा है कि अकेले क्यों जा रही हो, किरण को अपने साथ ले जाओ। किरण उसकी बात सुनकर खुशी से चिल्लाते हुए कहती है, सच में अर्पिता? फिर तो अच्छा। नहीं, बहुत अच्छा है, चलो फिर देर क्यों करना, किरण ने बहुत ही उत्साहित होकर कहा। चलो कहते हैं। अर्पिता और किरण दोनों ऑटो से मॉल के लिए निकल पड़ते हैं। किरण की एक बात बताओ, तुम्हें मॉल में जाने की इतनी एक्साइटेड क्यों थी? क्या कुछ खरीदना है या फिर क्लासेज से बच कर टाइम पास करना है? अर्पिता ने कहा किरण से। अर्पिता, तुम ये जासूसी करना छोड़ो, बात बस इतनी सी है कि आज मन नहीं था क्लासेज अटेंड करने का, किरण ने बड़ी ही बेफिक्री से कहा। किरण, यार अब कोई छोटे से बच्चे नहीं हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन में आ गए हैं, थोड़ा बहुत तो जिम्मेदारी होना सीखना चाहिए ना, अर्पिता ने कहा किरण से, जिसे सुनकर किरण अर्पिता से कहती है, अरे
तुम तो अपना अमूल्य ज्ञान मुझे घर पर जाकर देना, आराम से बैठकर सुनोगी। अभी तो हम लोग चैन से मॉल में घूमने जा रहे हैं, प्लीज किरण ने अर्पिता से बच्चों की तरह से फेस बनाते हुए कहा। किरण का फेस देखकर अर्पिता को हंसी आ रही है। चल ठीक है यार, घर ही ज्ञान देंगे तुम्हें, अर्पिता ने स्माइल करते हुए कहा। कुछ ही देर में दोनों मॉल पहुंचते हैं और आलमबाग के पॉपुलर मॉल में इस समय दोनों होती हैं। किरण तो चारों ओर देखती है और अर्पिता का हाथ पकड़कर उसे फूड सेक्शन में जाती है। अर्पिता, मुझे भूख लग रही है, चल पहले कुछ खा लेते हैं और फिर कुछ और करते हैं, किरण ने अर्पिता से कहा। अर्पिता, चलो ठीक है, बताओ क्या लोगे, हम ऑर्डर करते हैं। तुम रहने दो, मैं यूँ ही मेनू चेक कर लेती हूँ, फिर खुद ही ऑर्डर कर दूँगी। तुम बताओ तुम्हें क्या मंगवाना है। तो बल्कि आज के लिए तुम बस एंजॉय करो, किरण ने अर्पिता से कहा। हाँ ठीक है, नौटंकी वाली बेस्टी, अर्पिता ने मुस्कुराते ही किरण से कहा। अपनी बुक निकाल उसके पन्ने में पढ़ने लगती है। अरे ओ मिस पढ़ाकू, अभी के लिए इसे अंदर रख, लाइब्रेरी की बुक है, कहीं खो जाएगा तो स्पॉट लग जाएगा तो बहुत ख़राब हो जाएगा, किरण ने अर्पिता को टोकते हुए कहा। हम समझ रहे हैं, बुक स्पॉट क्यों लगा जा रहा है, चल हम वैसे ही रख दे रहे हैं, ठीक है, तुम चिंता कर अपने चेहरे के रिलैक्स ना बढ़ाओ, अर्पिता ने मुस्कुराते हुए किरण से कहा और किताब वापस रख दी। तो दोस्तों, अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और इसका दूसरा भाग चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में अपना विचार ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।